नमस्कार, मैं हरिकृष्ण मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खैरवाड़ा। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के पिछले लेक्चर था कि परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और आंतरिक प्रतिबाधा किस प्रकार से निकालते हैं, और जो हमने निकालने का जो फॉर्मूला दिया था उसको हम लोग आज प्रूव करेंगे कि वास्तव में वो उसी प्रकार से है या भिन्न है। इसके लिए हम लोग एक जाल लेते हैं जिसमें दो परिपथ है और एक विद्युत ट्रांसफर का स्रोत है, वोल्टेज स्रोत है। तो हमारे पास में एक वोल्टेज स्रोत है, ये वोल्टेज स्रोत है, और हम लोग एक परिपथ Z1 Z2 ये Z3 है। Z2 एक परिपथ हमारा ये हो गया और एक परिपथ हमारा ये हो गया। यहाँ पे हमारा लोड लगा हुआ है Zn। ओके, इस पे हम लोग विचार करते हैं। इसकी वोल्टा E1 है प्लस माइनस। ओके, और ये हमारा लूप नंबर 1 है। लूप नंबर 1 लूप नंबर 1 है और ये लूप नंबर 2 है। ठीक है, लूप नंबर 1 है, लूप नंबर 2 है। इस लूप में इस स्रोत से हमारी धारा I1 प्रवाहित हो रही है। ओके, और इस संधि पे जाके ये विभाजित हो जाती है और इस परिपथ में I2 धारा प्रवाहित होती है और इसमें कितनी आएगी? I1 है तो यहाँ पे I1 माइनस I2 होगी, I1 माइनस I2। इस प्रकार से हमारे दो लूप हैं। अब हम लोग सिद्ध करेंगे कि कल जो हमने परिचालन प्रतिबाधा और आंतरिक प्रतिबाधा या परिचालन बिंदु प्रवेशिता या आंतरिक प्रवेशिता उनकी जो परिभाषाएं दी थी वो किस प्रकार से वास्तव में सही है। ओके, जनरली हम क्या करते हैं, हम जब भी लूप समीकरणों को हल करते हैं तो हमारे पास में प्रतिबाधा मैट्रिक्स आती है। क्या आती है? प्रतिबाधा मैट्रिक्स। हम लोग इस पे विचार करते हैं। उससे पहले जो एक या दो लेक्चर पहले हमने 3 लूप वाले परिपथ का विश्लेषण किया था, उसमें हमारी एक प्रतिबाधा मैट्रिक्स आई थी हमारे पास में Z। प्रतिबाधा मैट्रिक्स Z कितनी थी? ये थी Z11 Z12 Z13 Z21 Z22 Z23 Z31 Z32 और Z33। ये हमारी प्रतिबाधा मैट्रिक्स आई थी। जनरली लूप समीकरणों में हमारे पास जो समीकरण आते हैं उनको इस प्रकार से लिखते हैं। E इक्वल टू Z R, E इक्वल टू Z R। यहाँ पे ये क्या है? ये वोल्टा मैट्रिक्स होती है, जनरली स्तंभ मैट्रिक्स होती है। क्या है? वोल्टा मैट्रिक्स, वोल्टा मैट्रिक्स। ये क्या है हमारी? ये प्रतिबाधा मैट्रिक्स है, प्रतिबाधा मैट्रिक्स, और ये धारा मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है? प्रतिबाधा मैट्रिक्स है, ये धारा मैट्रिक्स है, ये वोल्टा मैट्रिक्स है। हमारे जो 3 लूप वाले जाल में जो वोल्टा मैट्रिक्स आई थी वो एक स्तंभ मैट्रिक्स आई थी, इसमें 3 लूप थी। और जो प्रतिबाधा मैट्रिक्स आई थी उसमें 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स थी, और ये जो धारा मैट्रिक्स थी वो भी एक स्तंभ मैट्रिक्स थी। इसमें हमारे 3 रो और एक कॉलम था, और इसमें 3 रो और
प्रकार से लिखते हैं डेल्टा जेड इक्वल टू सारणी वोल्टेज, ठीक है, डेल्टा जेड इक्वल टू इसका सारणी वोल्टेज। उसके बाद हम यहाँ से हम लोग एक ऐसे इस पे अभी बातें विचार करेंगे। हम लोग 3 लूप वाले जाल के लिए समीकरण आए थे, उनसे हम लोग प्रचालन बिंदु प्रतिबाधा और अतिरिक्त प्रतिबाधा का एक अलग से हम लोग ये करेंगे फॉर्मूला या सूत्र को देखते हैं या निकालते हैं। इस प्रकार से देखने से पहले क्या करते हैं हम लोग, इस सारणी की किसी पर्टिकुलर अवयव, जैसे हमारा 1 1 है, तो इस 1 1 की संगत जो हमारा स्तंभ है और जो पंक्ति है, इस 1 1 की संगत क्या स्तंभ है, ये स्तंभ है, और इसके संगत पंक्ति कौन सी है, ये पंक्ति है। अगर हम लोग इसको विलुप्त कर दें तो इस सारणी का 1 1 इस अवयव के संगत सह सारणी में कोफैक्टर आता है, ठीक है। इसका सहखंड कितना होगा, डेल्टा 1 1 इक्वल टू, हमने डेल्टा 1 1 निकालने के लिए क्या, इस 1 1 एलिमेंट के संगत, इस अवयव की संगत स्तंभ और पंक्ति को हम लोग इस सारणी से विलुप्त कर देते हैं। तो हमारे पास में ये इतना बचता है, क्योंकि ये पूरी पंक्ति विलुप्त हो जाती है, ये स्तंभ विलुप्त हो जाता है। तो हमारे पास डेल्टा 1 1 कितना आ गया, क्या आ गया, Z22 Z32 Z23 Z33, ये सहखंड आ गया इस सारणी का 1 1 अवयव के संगत। उसी प्रकार से अगर हमें 1 2 की संगत सहखंड निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे, 1 2 की संगत अगर सहखंड निकालना है आपको, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस 1 2 के संगत पंक्ति, इस अवयव के, ये अवयव जिस पंक्ति में आता है और जिस स्तंभ में आता है उसको हम लोग विलुप्त करते हैं। तो ये देखो, ये अवयव कौन से स्तंभ में आ रहा है, ये इस स्तंभ में आ रहा है, इस स्तंभ में आ रहा है, तो इस स्तंभ को विलुप्त कर देंगे। और ये अवयव कौन सी पंक्ति में आ रहा है, इस पंक्ति में आ रहा है, तो इस पंक्ति को भी हम लोग विलुप्त कर देंगे। तो हम लोग इसको और इसको विलुप्त करने के बाद इस पूरे स्तंभ को और इस पंक्ति को हम लोग नहीं लिखेंगे, बाकी एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे। तो इस अवयव के संगत हमारा सारणी आ जाएगा। तो देखो, उसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा 1 2 इक्वल टू, ये बच गया, ये बच गया, 2 ये बच गया। ऐसे कैसे उतारते हैं, बिना क्रमबद्ध, Z21 Z31 Z31 Z23 Z33, ओके। तो इस अवयव के संगत हमारा ये सहखंड आ गया, क्या सहखंड है, सहखंड, इसको बोलते हैं लोग कोफैक्टर, ठीक है। इस अवयव के संगत सहखंड इसका लिया, इस अवयव के संगत सहखंड इसका लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें प्रचालन बिंदु प्रतिबाधा निकालनी है तो हमारे ये 1 2 3 इन अवयव के संगत हम लोग इनका यूज करेंगे, इनके संगत को फैक्टर आएंगे, सेकंड आएंगे, इनका यूज करेंगे हम लोग। और अगर क्योंकि एक लूप से एक लूप में, जैसे हमारे यहाँ पे 1 1 आ रहा है, तो इसका मतलब इस लूप से इस लूप के संगत कोई अंतरित प्रतिबाधा नहीं होती है, अपने ऊपर कोई प्रतिबाधा अंतरित नहीं करता, ट्रांसफर नहीं करता, वो इसकी निवेशी प्रतिबाधा होगी या प्रचालन प्रतिबाधा होगी, ठीक है। तो हम लोग जैसे इस अवयव के संगत लूप में 1 1 के संगत लूप में अगर प्रचालन प्रतिबाधा निकालेंगे, ठीक है, लूप 1 में, लूप 1 में, लूप 1 की प्रचालन प्रतिबाधा, लूप 1 की या लूप 1 1 की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, इसको जनरली हम लोग निवेशी प्रतिबाधा भी बोलते हैं, इसलिए हम उसको Z
आई एन का मतलब हो गया इनपुट इम्पीडेंस हो गई, मतलब निवेशी प्रतिबाधा, या इसको हम लोग निवेशी प्रतिबाधा भी कहते हैं, क्या कहेंगे, निवेशी प्रतिबाधा। ये किस प्रकार से निकालेंगे हम लोग, ये हमारा जो सारणिक है डेल्टा जेड, उसमें हम लोग डेल्टा 1 का भाग लगा देंगे, ठीक है। ये हमारी Z1 या Z1 भी लिख सकते हैं लोग, क्योंकि लूप एक के संगत हमारी प्रतिबाधा रहेगी, और अगर प्रवेशकता निकाल लिया तो हम लोग 1/Z1 कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा सेकंड जो लूप है, सेकंड जो लूप है उसकी प्रतिबाधा कितनी आएगी, Z2IN इक्वल टू हम इसको 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि लूप 1 की है, इक्वल टू डेल्टा Z बाई डेल्टा 2, ये इसकी प्रतिबाधा होगी। उसी प्रकार से लूप 3 की अगर हमें निकालेंगे तो हम लोग लूप 3 की होगी Z3 इक्वल टू डेल्टा Z बाई डेल्टा 3, ये प्रतिबाधा होगी, ठीक है। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं एक अलग लूप के बारे में कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे एक लूप हो रहा है तीसरा नंबर का, तो उसके संगत जो हमारी प्रतिबाधा मैट्रिक्स आएगी ये है। तो ये हमारी डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है। अगर हमारे पास में प्रतिबाधा दे रखी है और हमें मूलता स्रोत पता है तो हम लोग डायरेक्ट सीधे ही हम लोग प्रचलन विद्युत प्रतिबाधा निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे हमारे इसकी मूलता स्रोत है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने जैसे हमको Z1 निकालनी है, ठीक है, तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, E1 डिवाइड बाई I1 से। तो यहाँ पे क्या है, हमको ये ज्ञात होना जरूरी है कि E1 कितनी है, I1 कितनी है, E1 कितनी है, I1 कितनी है, तब जाके हमारी Z1 निकलेगी। लेकिन अगर हमें ये प्रतिबाधा मैट्रिक्स पता है तो हम उसे डायरेक्ट यहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है। हम लोग मैच करेंगे, एक अन्य तरीका है सामान्य गणित का, उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ से हम लोग E1 डिवाइड बाई I1 का निकलेंगे, ये इसके बोला जाता है, ठीक है। उसी का हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद में अगर हम लोग आंतरिक प्रतिबाधा निकालेंगे, आंतरिक प्रतिबाधा प्रतिबाधा मैट्रिक्स है प्रतिबाधा, जैसे हम लोग लूप 1 व 2 लूप 1 तथा 2 के लिए हम लोग आंतरिक प्रतिबाधा निकाले, लूप 1 द्वारा लूप 2 पे, ये लूप 1 द्वारा लूप 2 पे आंतरिक प्रतिबाधा अगर ZT1, ठीक है, ZT1 मतलब Z ट्रांसफर इम्पीडेंस बाय लूप 1 ऑन लूप 2, अर्थात आंतरिक प्रतिबाधा लूप 1 द्वारा लूप 2 पर आंतरिक प्रतिबाधा कितनी होगी, इसको हम लोग -1 टू द पावर 1 प्लस 2, जनरली हम लोग J और K के लिए निकालते हैं, ठीक है, J की क्या निकालेंगे, J और K, लूप J द्वारा लूप K पर आंतरिक प्रतिबाधा -1 टू द पावर ऑफ J प्लस K मल्टीप्लाई बाई डेल्टा Z बाई डेल्टा J K। डेल्टा J की क्या है, J और K क्रम के संगत हमारा कोफैक्टर है, ठीक है। जैसे हमारा 1 2 हुआ तो 1 2 के संगत कोफैक्टर आएगा, वही रहेगा, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। अब देखो हम लोग अगर निकालना चाहते हैं कि 1 और लूप 1 और लूप 2 पर कितनी आंतरिक प्रतिबाधा है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ZT12 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 2, ठीक है। J कितना हमारा 1 और K 2 है, उसके बाद में डेल्टा Z
डेल्टा जेड डिवाइड बाई डेल्टा जे की, डेल्टा जे कितना है 1 है, के कितना है 2 है। ठीक है, इस तरह से लूप 1 पर लूप 2 पर अंतिम प्रतिबाधा निकाल देंगे। अगर ये हमारी प्रतिबाधा द्विपार्श्विक है तो ये किसके बराबर होगा, इससे हमारा ZT21 के बराबर होगा। अगर हमारी प्रतिबाधा ये यदि प्रतिबाधा ये कैसी है, द्विपार्श्विक। अगर प्रतिबाधा कैसी है, द्विपार्श्विक। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में हमने जो डेफिनेशन दी थी, डेफिनेशन से हमारा Z1 किया जाएगा। डेफिनेशन से हमारा ZT12 कितना आता है, हमारा E1 डिवाइड बाई I2। ठीक है, ये E1 डिवाइड बाई I2 है। जबकि हमारा Z1 कितना आ रहा है प्रतिबाधा से, Z1 ये आ रहा है, और ZT12 ये तो परिभाषा से है, परिभाषा से ठीक है, ये दोनों परिभाषा से हैं। और ये हमारी प्रतिबाधा मैट्रिक्स से निकाले तो लूप 1 और लूप 2 पर अंतरिक्ष प्रतिबाधा कितनी आ रही है, लेकिन हमारी ये प्रतिबाधा मैट्रिक्स अगर हमें ज्ञात है तो लूप 1 और लूप 2 पर अंतरिक्ष प्रतिबाधा कितनी आएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए कि ये ZT12 इसके बराबर है कि नहीं और Z13 इसके बराबर है या नहीं, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोगों ने ये जाल लिया था जिसमें 2 लूप है, और हम लोग यहाँ से सिद्ध करेंगे कि किस प्रकार से ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो हमारा Z1 इक्वल टू डेल्टा Z डिवाइड बाई डेल्टा 11 और ZT12 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 डेल्टा Z डिवाइड बाई डेल्टा 12। हमें ये सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अगर एक बार हमें ज्ञात रहता है तो हमारे पास कोई भी जाल देता हो, उस जाल में कोई विद्युत स्रोत लगाने की कोई जरूरत नहीं है, विद्युत ज्वाला स्रोत या वोल्टेज स्रोत लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग आसानी से उन प्रतिबाधाओं को ज्ञात होने पे प्रतिबाधा मैट्रिक्स ज्ञात करके आसानी से हम लोग इनपुट इम्पीडेंस और ट्रांसफर इम्पीडेंस दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं इस जाल के लिए जिसमें 2 लूप हैं। बहुत आसान है, हम लोग धीरे धीरे करेंगे कि किस प्रकार से ये दोनों समान हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लूप के पास समीकरण यूज करते हैं। तो यहाँ पे लूप समीकरण यूज करने पे क्या आएगा, देखो हम लोग बताएंगे किस लूप में किस दिशा में चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पतन हो रहा है, वोल्टा पतन पॉजिटिव आएगा I1 Z1, इसमें वोल्टा पतन आएगा I1 - I2 टाइम Z। ठीक, और उसके बाद में ये क्या है, वोल्टा पतन हमने लूप की डायरेक्शन ले ली है लेकिन वोल्टा पतन इस दिशा में बल्कि नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे I1 Z1 प्लस I1 - I2 Z2 माइनस E1, ये कितना है 0 है। हम लोग इसको रीअरेंज करते हैं ताकि हम लोग प्रतिबाधा मैट्रिक्स लिख सकें। Z1 यहाँ पे I1 है हमारा, यहाँ पे भी I1 है। ठीक है, ये हो गया हमारा Z1 प्लस Z3 टाइम्स I1 माइनस इसको हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे माइनस Z3 टाइम्स I2 इक्वल टू E1। ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया। अब हम लोग दो में जो
दिशा में जाते हैं हम लोग की, तो ये जो प्रतिपद है उसमें हमारा वोल्टा पता है आई टू टाइम जेड टू पॉजिटिव आएगा, आई टू टाइम जेड पॉजिटिव आएगा, और इस चार्ज में जाने में करंट विपरीत दिशा में होने के कारण इस पे जो वोल्टा पता आएगा आई वन माइनस आई टू टाइम जेड थी वो हमारा नेगेटिव आएगा। तो लिखते हैं लोग उसको, ये लूप 1 से था, लूप 1 से, लूप 2 से, लूप 2 से क्या आएगा आई टू टाइम जेड प्लस आई टू टाइम जेड माइनस, इसको हम लोग माइनस में लिख सकते हैं, माइनस I1 माइनस आई टू टाइम जेड, ये हमारा समीकरण। ठीक है, हम लोग इसको रिअरेंज करते हैं धारा के रूप में समीकरण प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो I1 कितने यहाँ होते हैं माइनस का जेड, सो माइनस जेड टाइम I1। ठीक है, और उसके बाद I2 कितनी हमारी, I2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, सो प्लस Z2 पॉजिटिव है, फिर Z3 माइनस माइनस ये भी पॉजिटिव आएगा, और ये Z भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये हमारी I2 होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, लूप में हमारे जो समीकरण आते हैं उनको हम लोग वोल्टा मैट्रिक्स, प्रतिबाधा मैट्रिक्स और इस प्रकार से लिखते हैं, वोल्टा मैट्रिक्स इक्वल टू प्रतिबाधा मैट्रिक्स टाइम्स करंट मैट्रिक्स, धारा मैट्रिक्स, इस रूप में इसको लिखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे E1 और यहाँ शून्य है, तो इसको लिखेंगे हम लोग E और 0, ये हमारी स्टर्म मैट्रिक्स आ गई है, वोल्टा मैट्रिक्स आ गई, इक्वल टू हम लोग धारा के गुण हैं उनसे हम लोग प्रतिबाधा मैट्रिक्स लिखते हैं। तो I1 का गुण कितने यहाँ पे Z1 प्लस Z3, ठीक है, उसके बाद I2 का गुण कितना है माइनस Z3, फिर हम लोग इस समीकरण नंबर हमारा 2 है। ठीक है, अगर इसको हम लोग नहीं मानेंगे, इस समीकरण नंबर 2 से I1 क्या है, I1 का गुण है माइनस Z3, और I2 का गुण क्या है हमारा, I2 का गुण है Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, ये हमारी प्रतिबाधा मैट्रिक्स आ गई। और यहाँ पे हम लोग I1 I2 ये करंट मैट्रिक्स लिखते हैं, ये स्तंभ मैट्रिक्स, ये हमारी 2/2 की स्तंभ मैट्रिक्स। तो अब हम लोग यहाँ से प्रतिबाधा मैट्रिक्स निकालेंगे, तो Z इक्वल टू हमारी Z इक्वल टू कितनी होगी, Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 और Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। ओके, अब हम लोग ये अवयव है हमारा गवर्नमेंट के समय। ठीक है, हम लोग ज्ञात करने के लिए लिख सकते हैं कि देखो ये Z11 है, ये Z12 है, ये Z21 है, ये Z22 है। ठीक है, इस अवयव Z11 कितना है हमारा Z प्लस Z3, इसके संगत हमारा जो सेकंड आएगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इस अवयव को हम लोग इधर से विलुप्त कर देंगे और यहाँ इसके संगत जो स्तंभ आएगा उसको विलुप्त कर देंगे, और इसके संगत जो पंक्ति आएगी उसको विलुप्त कर देंगे, तो हमारा वर्णन के संगत जो सेलखंड आएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग प्रतिबाधा मैट्रिक्स है उसके साथ प्रतिबाधा मैट्रिक्स का सारणी कितना होगा, प्रतिबाधा मैट्रिक्स का सारणी डेल्टा Z कितना होगा हमारा, Z1 प्लस Z2 Z1 प्लस Z3 एंड माइनस Z3 और माइनस Z3 Z2 प्लस ZL Z3 प्लस ZL। ओके, ये हमारा प्रतिबाधा मैट्रिक्स का सारणी हो गया। अब हम सारणी का कोफैक्टर निकालते हैं, इस सारणी का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो इस अवयव के संगत कोफैक्टर कितना आएगा, इस स्तंभ को और इस पंक्ति को विलुप्त करेंगे, हमारे पास सिर्फ यही बचता है। ठीक है, तो हमारा डेल्टा 1 कितना आएगा, Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, ये हमारा डेल्टा 1 बन गया। और हमारा डेल्टा 1 कितना आएगा, E। ठीक है, कितना आएगा, ये जो 1 है 1 की संगत हमारा इसके स्तंभ को विलुप्त कर देते हैं और ये पंक्ति को विलुप्त कर देते हैं हम लोग, तो हमारा डेल्टा 1 इक्वल टू माइनस Z। ठीक है, कितना है माइनस Z। इन
प्रतिबाधा मैट्रिक्स के रूप में समीकरणों को लिखी। यहाँ से हमने प्रतिबाधा मैट्रिक्स एक्सट्रैक्ट की। ये प्रतिबाधा मैट्रिक्स है, इस प्रतिबाधा मैट्रिक्स से सारणी का, इस सारणी की हमने सह खंड निकाले, डेल्टा 1 एलिमेंट के संगत और 1 एलिमेंट के संगत। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग इस लूप की प्रचलन बिंदु प्रतिबाधा और इस लूप के द्वारा इस लूप पर अंतरित प्रतिबाधा वो हम निकालेंगे। ठीक है, वो कितनी आएगी हमारी Z1R in, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा Z डिवाइड डेल्टा 1 डेल्टा Z डिवाइड डेल्टा 1 आएगी। और जो लूप 1 द्वारा लूप 2 पर आंतरिक प्रतिबाधा Z T1 कितनी आएगी, ये आएगी हमारी -1 की घात 1 प्लस 2 टाइम डेल्टा Z डिवाइड डेल्टा 1। ओके, ये आएगा, हमने पहले निकाल ली थी, वो 3 बार की मैट्रिक्स निकाली थी, हमारी 2 बार की मैट्रिक्स, ये 2 बार की मैट्रिक्स है। इससे निकालेंगे तो डेल्टा Z डिवाइड डेल्टा 1 आएगी और डेल्टा T1 इक्वल टू दिस टाइम दिस T। हम लोग ये निकालते हैं इस मैट्रिक्स से। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स से किस प्रकार से निकालेंगे, हम लोग इसको मिटा सकते हैं। देखो इस सारणी को हम करते तो हमारा हल कितना आएगा, डेल्टा Z इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो Z1 प्लस Z2 टाइम्स Z2 प्लस Z3 प्लस ZL माइनस Z3 स्क्वायर। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस और वैसे इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है हमारा माइनस Z2 स्क्वायर आएगा। अब लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, Z1 Z2 इक्वल टू Z1 Z2 Z1 Z3 Z1 ZL Z3 Z2 Z3 स्क्वायर Z3 ZL माइनस Z3 स्क्वायर। ठीक है, पहले इसको तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी इसमें आ गई, उसके बाद इसको तीनों से मल्टीप्लाई किया तीनों आ गए माइनस Z3 से Z3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा डेल्टा Z कितना आएगा, डेल्टा Z इक्वल टू डेल्टा Z कितना आएगा, Z1 Z2 A और Z1 Z2 Z2 Z3 Z2 Z3 फिर Z3 Z1 Z3 Z1 प्लस Z1 ZL और Z3 ZL, ये हमारा डेल्टा Z है। देखो मैंने पहले इसको थोड़ा रिअरेंज कर दिया तब में Z1 Z2 जस्ट इससे ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी बच गया इससे Z1 Z2 फिर Z2 Z3 फिर Z3 Z1 फिर ZL और Z3 ZL, ये आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास डेल्टा Z है, हमारे पास डेल्टा 1 और डेल्टा 1 है, तो हम लोग यहाँ से या हमने पहले से फॉर्मूले लिखे थे वहाँ पे हम लोग Z1 की निकाल सकते हैं। Z1 कितनी आएगी, डेल्टा Z डिवाइड डेल्टा 1, सो Z1 क्या है, लूप 1 की निवेशित प्रतिबाधा इक्वल टू, इसमें हम लोग इसका भाग लगाएंगे डेल्टा 1 का जो कि ये है, तो देखो कितना आएगा, Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 प्लस Z1 प्लस Z1 Z2 ZL प्लस Z3 ZL। इसमें हमने इसका भाग लगाया, डेल्टा 1 का भाग लगा दिया, Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। तो इस प्रकार से ये हमारी निवेशित प्रतिबाधा आ गई लूप 1 की।
क्या आ गया भाई, लूप एक की निवेशी प्रतिबाधा। कितना आसान है कि हमको वोल्टेज स्रोत की ऊर्जा का पता नहीं है, धारा का पता नहीं है, उसके बाद में हमने ये Z1 निकाल लिया। उसी प्रकार से हम लोग ZT12 लूप एक द्वारा लूप दो पर अंतरित प्रतिबाधा, देखो लूप एक द्वारा लूप दो पर अंतरित प्रतिबाधा कैसे होगी, इस परिभाषा से लूप एक में विद्युत वाहक बल स्रोत प्रयुक्त करने पर और अन्य लूपों से हम लोग विद्युत वाहक बल स्रोतों को उनकी प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर देते हैं। देखो यहाँ पे कोई विद्युत वाहक बल स्रोत नहीं है तो उसकी प्रतिबाधा से कोई यहाँ पे प्रतिस्थापन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जितना हमने लगाया उसको लगाने पे इस लूप में कितनी धारा प्रवाहित हुई, उन दोनों का अनुपात हमारा लूप एक द्वारा लूप दो पर अंतरित प्रतिबाधा कहलाता है, ठीक है। ये हमारी अंतरित प्रतिबाधा है, ये परिचालन प्रतिबाधा है जिसको हम लोग निवेशी प्रतिबाधा भी कहते हैं। तो को हमने निकाले परिचालन अंतरित प्रतिबाधा ZT12 लूप एक द्वारा लूप दो पर अंतरित प्रतिबाधा कितनी आएगी, डेल्टा Z डेल्टा 1, देखो माइनस एक की घात 1 प्लस 2 करेंगे कितना आएगा हमारा, माइनस एक की घात 3 आएगा और माइनस एक की घात 3 पर हमारा -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे -1 टू द पावर 1 प्लस 2, ठीक है, 1 2, और ये हमारा डेल्टा Z कितना, डेल्टा Z Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 प्लस Z1 ZL प्लस Z3 ZL डिवाइड बाय डेल्टा 1 कितना है, -Z3 ओके, डेल्टा 1 कितना है -Z3, ये वाला हम लोग एरेंज कर देते हैं। ये कितना आएगा, ये -1 आएगा, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ZT12 कितना आ गया, ये आएगा हमारा Z1 प्लस Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 प्लस Z1 ZL प्लस Z3 ZL डिवाइड बाय Z3। ये हमारा लूप एक द्वारा लूप दो पर अंतरित प्रतिबाधा है, ठीक है। इसको भी हम लोग दोनों क्या करते हैं, इसको और इसको हम लोग यहाँ पे उतार देते हैं, फिर हम लोग सिद्ध करेंगे ये जो Z1 यहाँ आ रहा है वो वास्तव में G1 डिवाइड बाय I1 ही है, और जो ZT1 को आ रहा है वो वास्तव में T1 डिवाइड बाय I2 ही है, ठीक है। तो हम लोग इनको यहाँ पे उतार देते हैं ताकि हम लोग इनको सिद्ध कर सकें, यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए। सो Z1 कितना आएगा हमारा, Z1 इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 प्लस Z1 ZL प्लस Z3 ZL डिवाइड बाय Z2 प्लस Z3 प्लस ZL Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। ये हमने प्रतिबाधा मैट्रिक्स से निकाला, और एक हमारे क्या है, एक ये है, ठीक है। इसमें मान लीजिए Z3 है, तो ZT12 इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 प्लस Z1 ZL प्लस Z3 ZL Z। अब हम लोग जो करेंगे कि ये और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है। ये प्रूव होने के बाद में हम लोग किसी भी जाल के लिए प्रतिबाधा मैट्रिक्स निकाल करके उससे हम लोग उसकी परिचालन प्रतिबाधा या प्रवेशिता और अंतरित प्रतिबाधा या अंतरित प्रवेशिता ये आसानी से निकाल सकते हैं। इसका व्युत्क्रम करके हम लोग हमारे पास प्रवेशिता आ जाते हैं। देखो हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, ये
हमारे इस लूप में धारा कितनी बनी है, I2 बनी है, और इस लोड पे हमारी जो वोल्टता होगी कितनी होगी, I2 टाइम Zn, ठीक है। लोड पर वोल्टता कितनी होगी, लोड पर वोल्टता इक्वल टू I2 टाइम Zn, ओके। हम लोग यहाँ से ये निकालेंगे कि I2 टाइम Zn कितनी होगी, इस I1 की पता है, ठीक है। उससे पहले हम लोग I2 टाइम Zn निकालेंगे, I2 कितनी आएगी हमारी, देखो I2 निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, धारा विभाजन का नियम अप्लाई करेंगे। इस लूप के लिए धारा विभाजन का नियम अप्लाई करते हैं। धारा विभाजन लूप 2 में धारा विभाजन से, लूप 2 में धारा विभाजन से, तो लूप 2 में धारा विभाजन से यहाँ पे हमारे एक संधि है, एक संधि है, तो इस पे जो वोल्टता आएगी वो वोल्टता इस पे जो वोल्टता होगी उसके बराबर होगी, ठीक है। इससे हमारी I2 निकल आएगी, I2 कितनी है, तो देखो I1 माइनस I2 टाइम Z3 इक्वल टू I2 टाइम Z2 प्लस ZL के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों प्रतिबाधाएं हमारी श्रेणी क्रम में लगी हुई है, तो श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ने के पश्चात इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो वोल्टता आएगी वो भी उतनी ही आएगी जितनी इस करंट को इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये धारा विभाजन की लक्ष्य है, I1 माइनस I2 टाइम Z3 इक्वल टू I2 टाइम Z2 प्लस Z3। कभी भी देख लेना कि किस प्रकार से अगर यहाँ पे हमारी धारा I1 है और यहाँ पे हमारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, 2 या प्रतिबाधा जुड़े हुए हैं, 2 या 3 जो भी हो, लेकिन ये समांतर क्रम में हो, श्रेणी क्रम में हो, ये इसके समांतर क्रम में, अर्थात 2 प्रतिबाधाएं यदि समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती है और उनमें एंटर करने वाले करंट I1 है यहाँ पे उससे पहले, तो किस प्रकार से हम लोग इस पर्टिकुलर प्रतिबाधा में धारा का मान निकाल सकते हैं, ये हम लोग धारा विभाजन से निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमारा I1 टाइम Z3 माइनस I2 टाइम Z3 इक्वल टू I2 Z2, और ये हमारा Z3 नहीं है, Z है, I2 टाइम Z2 और I2 टाइम Z, ओके, I2 टाइम Z। हम लोग I2 एक साइड ले लेते हैं, तो हमारे यहाँ बचेगा I1 Z3 इक्वल टू, इसको भी हम लोग इधर ले लेते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाता है, और हम लोग I2 कॉमन ले लेंगे, Z2 Z3, इसको हम लोग इस समीकरण के राइट हैंड साइड में लेंगे, पॉजिटिव आ गया, I2 हमने कॉमन लेने के बाद हमारा Z2 बच गया, इधर जाएगा तो हम लोग I2 कॉमन लेंगे तो Z जाएगा यहाँ पे, इसमें से I2 कॉमन लेंगे तो Z आएगा। अब हम लोग यहाँ से I2 निकालेंगे, I2 कितना है, I2 इक्वल टू इसका हम लोग इसमें भाग दे देंगे, I1 Z3 डिवाइड बाय Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, ये हमारी I2 आ गई। अब हम इस I2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इस पर वोल्टता आ जाएगी, लेकिन हमको वोल्टता नहीं निकालनी है, हमको जस्ट I2 ही निकालनी है, I2 तो निकालनी है क्योंकि हम लोग यहाँ पे I2 यूज करेंगे, ओके, यहाँ पे I2 यूज करेंगे। देखो अगर 2 प्रतिरोध अगर हमारे यहाँ पे ZL नहीं होता तब भी हमारे Z2 पे जो Z2 से प्रवाहित होने वाली करंट कितनी आती, यहाँ पे Z2 हटा दो तो दिस टाइम की करंट डिवाइड बाय दोनों का योग, ठीक है। अभी हमारे पास एक श्रेणी क्रम में होगा तो दिस टाइम दिस और इन तीनों का योग करने पे ये हमारी करंट आएगी। उसी प्रकार से इसमें प्रवाहित होने वाली करंट कितनी आएगी, उल्टा आ जाएगा, Z2 प्लस ZL ऊपर आ जाएगी और Z3 नीचे जाएगी। ये हमारी I2 होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ I1 निकालते हैं, तो I1 किस प्रकार से निकालेंगे, हम लोग जो पूरी प्रतिबाधाएं हैं उनका योग करके इस
वोल्ट तक में हम लोग भाग दे देंगे तो हमारी I1 आ जाएगी। ठीक है, तो निकालेंगे हम लोग पहले क्या करेंगे, तो हमारी दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे Z2 प्लस ZN। ठीक है, और फिर Z2 ZN श्रेणी क्रम में है और इस Z इसके समांतर क्रम में है। तो यहाँ पे इस लूप की प्रतिबाधा कितनी आएगी, टोटल लूप 2 की प्रतिबाधा, लूप 2 में जुड़ी प्रतिबाधा, लूप 2 में जुड़ी प्रतिबाधा मान सकते हैं या हम लोग कहेंगे ये अगर ये है और ये O है। ठीक है, लूप 2 में संधि, लूप 2 में O तथा A के मध्य कुल प्रतिबाधा कितनी हुई, दोनों को समांतर क्रम में ऐड करके इसके दोनों को श्रेणी क्रम में ऐड करके इसके समांतर क्रम में ऐड करते हैं। तो हमारे कितने आएंगे, Z2 प्लस ZN, ये तो हमने श्रेणी क्रम में ऐड कर दी। अब ये किसके समांतर में है, Z3, उसको हम लोग Z3 से मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखेंगे Z2 प्लस Z3 प्लस ZN। ये 1/2 के O तथा A के मध्य है। ठीक है, हमने समझने के लिए लिखा कि O तथा A के मध्य कितनी प्रतिबाधा, कुल कितनी प्रतिबाधा है, तो Z2 प्लस ZN टाइम्स Z3 डिवाइडेड बाय इस। अब हम लोग इस स्रोत पर कितनी कुल प्रतिबाधा कितनी जुड़ी हुई है, हमारे पास Z1 हो रहा है। ठीक है, तो Z1 कितनी आएगी हमारी, Z1 कितनी आएगी हमारी, क्योंकि ये पूरी प्रतिबाधा इससे जुड़ी हुई है, तो Z1 कितनी आएगी, Z1 प्लस Z2 प्लस ZN टाइम्स Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZN। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग Z1 इनका मान निकालेंगे। तो हम लोग Z1 इन निकालेंगे। Z1 इसलिए क्योंकि इस परिपथ पर इस वोल्टेज स्रोत पे लगी हुई कुल प्रतिबाधा है। ठीक है, तो ये निकालेंगे Z1 कितनी होगी हमारी, Z1 और फिर ये जो भी A तथा O के मध्य लगी हुई प्रतिबाधा। तो देखो इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इनको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास कितना आता है, ये हमारे पास में एक समीकरण आता है। ठीक है, हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो Z1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास Z1 कितना आएगा, Z1 इक्वल टू Z1 टाइम्स Z3 ये हमने इस तरह से समीकरण है, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई किया गया और ये हमारे पास होगा। हम लोग इसको ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करके देखते तो हमारे कितना आएगा, Z1 इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 ZN Z2 Z3 और Z2 ZN Z3, इसकी डिवीजन में क्या है, ये वाला Z2 प्लस Z3 प्लस ZN। ठीक है, ये नीचे ये है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इनको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास Z1 आ जाएगा। तो हमारे पास Z1 कितना आएगा, Z1 कितना आएगा, Z1 Z2 प्लस
Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस हमने एक लिख दिया, एक लिखा है, बाकी का ये बच गया Z3 Z1 प्लस एक ये बच गया Z1 ZL और Z3 ZL, Z1 ZL प्लस Z3 ZL डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। ये हमारे पास में Z1 में आ गया। देखो हमने यहाँ से इस तरह से धारा विभाजन के नियम से हमने क्या निकाल लिया, Z1 निकाल लिया। धारा विभाजन के नियम से हम लोग I2 निकालेंगे, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे जो इस परिपथ इस पे लगी हुई प्रतिबाधा या इस पे जो हमारा वोल्टेज स्रोत कितनी प्रतिबाधा फेस करेगा वो प्रतिबाधा हमारे कितनी आ गई, ये आ गई। और ये देखो कितनी आ रही है, Z1 कितनी आ रही है, इसको हम लोग इससे मैच करेंगे। देखो Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 Z1 ZL एंड Z3 ZL डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3 ZL, Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, ठीक है। जो कि हमारी ये वाली हमने किससे निकाली थी, ये प्रतिबाधा मैट्रिक्स से निकाली थी, ठीक है। प्रतिबाधा मैट्रिक्स निकाली थी, किससे निकाली थी, प्रतिबाधा मैट्रिक्स से, प्रतिबाधा मैट्रिक्स से। ये और ये दोनों हमारी प्रतिबाधा मैट्रिक्स से निकाली थी और ये हमने दोनों परिभाषा से निकाली थी। तो देखो हम हमारे Z1 कितनी है, E1 डिवाइडेड बाय I1, तो हमने ये जो हमारी प्रतिबाधा है Z1 की, ये प्रतिबाधा इसके बराबर है, और ये I1 डिवाइडेड बाय E1 डिवाइडेड बाय I1 के बराबर होगी, क्योंकि ये इस स्रोत के द्वारा फेस की गई कुल प्रतिबाधा है। इस पे अप्लाई जैसे हम लोग इसको जोड़ते हैं परिपथ से, तो ये कितनी प्रतिबाधा इस पे महसूस करेगा, फील करेगा, वो आएगी हमारी Z1। ये हमारी क्या हो गई, 45 प्रतिबाधा हो गई लूप 1 के लिए, ठीक है, ये निवेशी प्रतिबाधा हो गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, Z2 ये हमारी कैसे आएगी, E1 डिवाइडेड बाय I2 से निकालेंगे। हमने ये तो कैसे निकाली, E1 डिवाइडेड बाय I1 से नहीं निकाल करके हमने किससे निकाली है, इसके द्वारा कितनी प्रतिबाधा महसूस की जाती है। हम लोग सारे प्रतिबाधा उनको उनकी जितने भी हमारा वोल्टेज होता है उनको उनकी प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने के बाद में कितनी प्रतिबाधा है उनको जोड़ लेके टोटल वो हमारी आती है। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर इम्पीडेंस निकालेंगे तो E1 डिवाइडेड बाय I2 निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा देखो Z इन आ गया, तो हमारा I1 कितना आएगा, I1 निकालते हैं लोग, I1 निकालते हैं, I1 कितना है हमारा, अगर I1 ज्ञात करना है तो हम लोग E1 में इसका भाग लगा देंगे, तो I1 इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय Z1, Z1 कितना है, ठीक है। तो ये हमारी I1 आ गई। तो हमारी I1 कितनी आएगी, I1 इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय दिस प्लस E1 मल्टीप्लाई बाय Z2 प्लस Z3 प्लस ZL डिवाइडेड बाय Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 प्लस Z1 ZL प्लस Z1 Z3 ZL, ये हमारी I1 आ गई, ठीक है। इस सोर्स द्वारा फेस की गई प्रतिबाधा कितनी होगी, टोटल ये होगी। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि Z1 कितनी आ रही है, ये है, तो ये E1 डिवाइडेड बाय I1 होगी। तो यहाँ से हम लोग I1 निकालेंगे बेस डिवाइडेड बाय Z1, तो E1 डिवाइडेड बाय ये करेंगे हम लोग, ये ऊपर चला जाएगा नीचे चलेगा, दैट्स इट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से I2 निकालेंगे, I2 कैसे निकालेंगे, हम लोग I1 का मान यहाँ से रख देंगे, इसमें I1 का मान रख देते हैं, ठीक है। इस समीकरण से I1 का मान रखेंगे तो I2 कितनी आएगी हमारी, देखो I2 इक्वल टू Z3 डिवाइडेड बाय I2 इक्वल टू Z3
डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z3 प्लस ZN। ओके, मल्टीप्लाई बाय I1 का वैल्यू ऐसे कैसे रख सकते हैं हम लोग? I1 की वैल्यू कितनी है हमारी? E1 डिवाइडेड बाय E1 टाइम्स E1 टाइम्स Z2 प्लस Z3 प्लस ZN डिवाइडेड बाय थीटा की रहेगी Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 Z1 ZN प्लस Z3 ZN। ठीक है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये ऐसे कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में I2 कितनी आएगी? हमारे पास I2 आएगी E1 टाइम Z3 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 Z1 ZN एंड Z3 ZN। ये हमारी I2 आ गई। ठीक है, अब देखो हमारी ZT12 लूप 1 द्वारा लूप 2 पर जो ट्रांसफर इंपीडेंस होती है E1 डिवाइड बाय I2 है। देखो यहाँ से इस E1 के अंदर हम लोग I2 का बाहर लगाते हैं। I2 कितनी है? तो E1 के अंदर I2 को बाहर लगाते हैं, ये कैंसिल हो जाती है। क्या हम लोग निकाल सकते हैं? इसमें हम लोग इसका बाहर लगाते हैं, तो इसको इधर लाते हैं और पूरी जो टर्म है उसको इधर ले आते हैं। तो हमारी E1 डिवाइड बाय I2 जो क्या है हमारी ZT12 है। ठीक है, ZT12 है, तो E1 डिवाइड बाय I2 इसको इधर ले जाते हैं हम लोग इसके नीचे और बाकी पूरी टर्म को ऊपर लेके आते हैं। हमारे पास क्या आएगा? Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 प्लस Z1 ZN प्लस Z3 ZN डिवाइडेड बाय Z3। ये हमारी ट्रांसफर इंपीडेंस आ गई। ठीक है, कुछ नहीं किया, यहाँ पे सूत्र हम लोग डिवाइड बाय 1 लिखते हैं। ठीक है, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आए, इसको यहाँ पे ले आए। ठीक है, इसको जब इधर ले आए और इसको यहाँ ले आए तो इसके नीचे ही आएगा। ओके, सिंपल। जस्ट हम या फिर हम लोग उसमें E1 में I2 का भाग देगा, I2 यहाँ से I2 वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो I2 वैल्यू यहाँ से रखने पे हमारे क्या होगा? E1 के नीचे हमारे ये आएगा, तो ये नीचे रह जाएगा। देखते हैं हम लोग ZT12 कितना आ रहा है? ZT12 ये किससे निकाला हमने? ये हमने प्रतिपदा मैट्रिक्स से निकाला, और ये वाला किससे निकाला? हमने इस फॉर्मूले का यूज करके निकाला ये वाला। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम जब भी हमको लूप विश्लेषण करना होगा और हमको परिचलन प्रतिबाधा, आंतरिक प्रतिबाधा, परिचलन बिंदु प्रवेशिता और आंतरिक प्रवेशिता निकालेंगे, तो हम लोग प्रतिबाधा मैट्रिक्स से सीधे ही निकाल लेंगे, इसके झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, क्योंकि काफी लंबा होता है। देखें यहाँ और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? हम जस्ट लूप विश्लेषण लगा के हम लोग प्रतिबाधा मैट्रिक्स निकालेंगे, वहां से हम लोग सेकंड जो भी लूप है उससे रिलेटेड सेकंड निकालेंगे और हम लोग ट्रांसफर इंपीडेंस और या फिर किसी प्रतिबाधा या ड्राइंग पॉइंट इंपीडेंस जिसको हम लोग परिचालन प्रतिबाधा कहते हैं वो निकालेंगे, और प्रवेशिता निकालने के लिए हम लोग उसका प्रतिक्रम करने को प्रवेशिता कह सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग प्रतिबाधा मैट्रिक्स से परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, परिचालन बिंदु प्रवेशिता, आंतरिक प्रतिबाधा और आंतरिक प्रवेशिता निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रवेशिता की सूत्र इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि कैसे प्रवेशिता निकालते हैं। जस्ट सिंपल है, अगर वो y1 निकालेंगे इसका प्रतिक्रम कर देंगे, जैसे हमने y1 इन इक्वल टू 1/z1, ये हमारी इस लूप एक की प्रवेशिता होगी। उसी प्रकार से हम लोग इसके लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान होता है, अगर हम लोग ध्यान से समझे तो हम लोग इजीली इसको समझ